तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिस्ट्री का अध्याय 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। आपको मैं दिखा दूं कि कौन सा बुक से मैं कराऊंगा, तो ये वाला बुक से मैं कराऊंगा। ठीक है, ये बुक आप लोगों के पास होगा तो आप लोग बुक को ज़रूर खोल लीजिएगा और मिलाते चलिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये भी मैं कराऊंगा यहाँ पर। साथ साथ नीचे में जो ये रिक्त स्थान को भरने वाला है इसे भी मैं कराने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट, इसे भी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं अध्याय 1 और अध्याय 2 को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिया है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अध्याय 1 और 2 को जब देख लीजिएगा तब ना मान लीजिए कि अध्याय 3 भी आप लोगों को समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, और वो वीडियो कहाँ से देखिएगा, तो इसी वीडियो के जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, आप जाइए और जाके वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव में कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, यानी कि हिंद चीन का जो क्षेत्र है ना उसमें कौन कौन सा देश आएगा। तो पहला ऑप्शन है हम लोग का चीन, वियतनाम, लाओस। दूसरा है हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस। फिर है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। और चौथा है स्टूडेंट हम लोग का कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। तो बोलिए इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बोल दूं, इसका राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, यानी कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो है ये हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया। तो ए का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अ का मतलब होता है ए, ब का मतलब होता है बी, स का मतलब सी और द का मतलब डी, अर्थात ए बी सी डी। समझ में आ गया ना। अब हम लोग का दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बोलिए आप लोग कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या फिर कंबोडिया में। तो याद रखिएगा कंबोडिया में है स्टूडेंट। कहाँ पर है, कंबोडिया में। अब हम लोग का तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन क्षेत्र में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे बताइए। इंग्लैंड के थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या फिर डच थे। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली थे स्टूडेंट। कौन थे, यानी कि हिंद चीन क्षेत्र में पहुंचने वाला अगर पहला व्यापारी था तो पुर्तगाली थे। उसके बाद बहुत सारे व्यापारी आए। अब है चौथा नंबर का प्रश्न कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। जो हिंद चीन में जो फ्रांस के लोग बस जाते थे ना तो उसे क्या कहते थे, तो उसे कोलोन कहते थे स्टूडेंट। क्या कहते थे, कोलोन कहते थे। ठीक है, अब अगला है हम लोगों का कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। ये जो है ना नरोत्तम, ठीक है याद रखिएगा ये राजा थे। ठीक है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, अर्थात राजा थे, यानी कि वहाँ पर अपना राज करते थे। कहाँ के, वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के या फिर कंबोडिया के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कंबोडिया के थे। ठीक है, 5 नंबर तक समाप्त होता है हम लोगों का। और बुक वाला जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई होता है, इसीलिए आप लोग खासकर बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप लोग उसे याद रखेंगे। 6 नंबर का प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। हो ची मिन लिखा, फान वोई चाऊ, वांग या फिर त्रियू ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट फान बोई चाऊ ने इसको लिखे थे। ठीक है, फिर है 7 नंबर का कि 6 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस समझौता के नाम से जाना जाता है। जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या फिर धर्मनिरपेक्ष समझौता के नाम से जाना जाता है। बोलिए किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है हम लोगों का किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर, है ना यहाँ पर,
एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल ने, हो ची मिन ने, नरोत्तम सिहानुक ने या फिर रूसो ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट रसेल ने। ठीक है, 9 नंबर का है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, यहाँ पर होगा कौन कौन थे, बोलिए। वाशिंगटन थे, निक्सन थे, जॉर्ज बुश थे या फिर? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निक्सन थे। ठीक है, यानी कि जब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध यानी कि जो लास्ट युद्ध समाप्त हो रहा था ना, तभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे स्टूडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे वहाँ का कौन था? तो निक्सन था। ठीक है, अब है हम लोग का 10 नंबर का प्रश्न जो कि अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी प्रकृति का या फिर धार्मिक प्रकृति का, समाजवादी समर्थक प्रवृत्ति का या फिर क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी था ये। ठीक है स्टूडेंट, क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का हुआ आंदोलन था। तो इस तरह से हम लोग का 10 के 10 ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है स्टूडेंट। अगर आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा लग रहा होगा पढ़ के तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए स्टूडेंट। ठीक है, और इसी तरह के वीडियोज़ चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग इसके रिक्त स्थान को भरने वाला देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ ये देखिए, यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में भरा हुआ है ना, यही सब अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या क्या हूँ ऑलरेडी मैं भर कर लाया हूँ, ताकि आप लोग जब इसे नोट कीजिएगा ना तो हाथ से लिखा हुआ नहीं मिले, आपको प्रिंटेड मिले। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पर लिख दिया है। देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ ये डैश डैश लगा रहेगा ना, समझ जाइएगा वहीं पर रिक्त स्थान भरा है। तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। यहाँ पर है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने डैश 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 का निर्माण कराया था, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक खाली स्थान है। तो किसका निर्माण कराया था? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। यही चीज़ यहाँ भरा आएगा। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया था। फिर यहाँ पर देखिए खाली है, मैं यहाँ पर हालांकि अभी भर रखा है तो यहाँ खाली है। तो हम ऐसे कहेंगे कि डैश 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 समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया। तो जिनेवा समझौता ने वियतनाम को पूरे 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तीसरा नंबर का देखिए क्या है, हो ची मिन का दूसरा नाम डैश 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 था, यानी कि हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? तो न्यूगन आई क्लोक था। क्या था? न्यूगन आई क्लोक था। किसका? हो ची मिन का दूसरा नाम। चौथा है कि दिएन वियन फू के युद्ध में डैश 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 बुरी तरह हार गया, यानी कि कौन हार गया? यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ आपको भरना है कि फ्रांस बुरी तरह हार गया। और 5 नंबर में है कि अनामी दल का संस्थापक डैश 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 था। तो अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन थे स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग इसे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए अच्छा तरीका से। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, 95 08 66 55 83। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में स्टूडेंट, ठीक है, किसमें? फ्री में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, फ्री में मैं आपको नोट्स वगैरह भी दे दूंगा। ठीक है, केवल व्हाट्सएप में हाई भेजना है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि अभी तक में हम लोगों ने क्या देखा, जितने भी इसका ऑब्जेक्टिव है ये देख लिया, साथ ही साथ ये रिक्त स्थान को भरने वाला ये भी देख लिया। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ देखिए आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से लेके ये 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, जिसका जवाब आप लोगों को 20 शब्दों में देना है। ये जो सवाल है, हालांकि ये वाला सवाल का जवाब आपको 20 शब्दों में देना है, और ये जो दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका देना है आपको 60 शब्दों में जवाब, और इसका देना है 150 शब्दों में जवाब। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो मैं पार्ट 2 में ला दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आता है। ठीक है, ये वाला जो वीडियो है मैं पार्ट 2 में करवाऊंगा, लेकिन अभी तक हम ये वाला करवा देते हैं। ठीक है, ये 5 प्रश्न करवा देते हैं। आइए, पहला प्रश्न हम लोगों का है, देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु दिया है, लघु नहीं, अति लघु का अर्थ होता है कि कम से कम 20 शब्दों में। अति लघु, ज़्यादा से ज़्यादा उसको छोटा किया जाए।
के लिए। देखिए यहाँ पर है कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी। एक तरफा से ही नहीं पता चल रहा है कि एक तरफ सब चीज़ का व्यवस्था, दूसरा तरफ किसी का व्यवस्था नहीं रहेगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। ये एक तरह का क्या थी, बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। जैसा कि प्रश्न से ही पता चलता है कि एक तरफा है, यानी कि मजदूरों को वहाँ कोई अधिकार था ही नहीं, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था। मालिक जो चाहता वो करता, लेकिन मजदूर कुछ नहीं कर सकता था। मालिक अगर कहता कि तुम 10 घंटा काम करो, 15 घंटा काम करो, तो वो 15 घंटा काम करेगा। मालिक कहेगा कि तुमको ज़्यादा काम करना है, पैसा कम देंगे, तो ऐसा ही होता था। लेकिन मजदूर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था होता ही यही है कि एक तरफ हर चीज़ की आज़ादी है, हर चीज़ का छूट, और एक तरफ कोई छूट नहीं। ठीक है, यही है हम लोग का एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। आदमी लोग मजबूरी में काम करता था। ठीक है, बंधुत्व बना के, ठीक है स्टूडेंट, गुलाम बना के उसको काम कराया जाता था। वहाँ मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार था। यानी कि जो मालिक होते थे इसको बहुत सारा, जिसका सीमा नहीं है, ठीक है, उतना ही लोग का अधिकार था। यानी कि बहुत सारा इसको अधिकार था, लेकिन मजदूर को कोई भी अधिकार नहीं था। यही होता है हम लोग का एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। आप लोग ऐसे समझेंगे कि एक तरफ किसी भी प्रकार का छूट आज़ादी नहीं, या दूसरी तरफ बहुत सारा आज़ादी अधिकार मिलता था। तो यही होता है हम लोग का एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। दूसरा प्रश्न समझिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछे भी गए हैं कि बाओदाई कौन था। ठीक है, ये प्रश्न बनेगा एग्जाम में कि बाओदाई कौन था। तो आप लोग लिखेंगे कि बाओदाई दक्षिणी वियतनाम का एक प्रांत, जिसका नाम था अन्नाम। क्या नाम था स्टूडेंट? अन्नाम का शासक था। ठीक है, यानी कि बाओदाई अन्नाम का क्या था? शासक था। यहाँ क्या दिया? दक्षिणी वियतनाम के। ठीक है, ऐसे समझिए, अगर ये बड़ा वाला जगह है, ठीक है, अगर ये वियतनाम है, ये क्या है समझिए आप लोग, वियतनाम। अगर ये वियतनाम है, अगर इसके दो हिस्से कर दिया जाए, मान लीजिए ये वाला हिस्सा हो गया हम लोग का उत्तर, ठीक है, और ये हो गया हम लोग का दक्षिण। क्या हो गया? उत्तर और दक्षिण। तो ये वियतनाम है ना, टोटल ये वियतनाम है। देखिए ये वाला हिस्सा उत्तर का है, इसलिए ये कहलाएगा मेरा उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, और ये मेरा कहलाएगा दक्षिणी वियतनाम। ये बन जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा हम लोग का दक्षिणी वियतनाम, और ये वाला हिस्सा हम लोग का उत्तरी वियतनाम, और बाओदाई जो है इधर वाला, ठीक है, यानी कि दक्षिणी वियतनाम। समझ में आ रहा है ना? हाँ, दक्षिणी वियतनाम का शासक था। दक्षिणी वियतनाम में कहाँ का? तो अन्नाम। इसमें भी एक अन्नाम नामक एक प्रांत था, ठीक है, एक क्षेत्र था, उसी का ये शासक अर्थात राजा था। लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष उनका टिकना कठिन था। जो साम्यवादी राष्ट्रवादी थे ना, उसके समक्ष टिकना इनके लिए बहुत ही कठिन था। अतः बाओदाई ने कब स्टूडेंट? तो 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है 2 नंबर में। अब आइए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीसरा नंबर कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन का अर्थ पूछा है, ठीक है, तो जरूर पूछेगा। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो जरूर जवाब दे पाएंगे। तो लिखेंगे इसका उत्तर स्टूडेंट कि हिंद चीन दक्षिणी वियतनाम। कहाँ पर? दक्षिणी वियतनाम। अभी मैं बताया था उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो हिंद चीन दक्षिणी वियतनाम एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यानी कि वो एशिया में, ठीक है, जो महाद्वीप होता है ना हम लोग का, एशिया महाद्वीप के 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रायद्वीपीय क्षेत्र था। कौन क्षेत्र था? प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, जिसमें आज के, यानी कि आज के समय में वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया क्षेत्र आते हैं। यही 3 क्षेत्र मिलके हिंद चीन क्षेत्र बनाते थे। समझ में आ गया? हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? यानी कि 3 क्षेत्र मिलके एक क्षेत्र का निर्माण किया। ठीक है, कहाँ पर? तो दक्षिणी पूर्व एशिया में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका उत्तर देंगे। अब चौथा नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि जनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। जो जनेवा समझौता हुआ था वो कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? तो आप लोग इसका उत्तर देंगे कि जनेवा समझौता 1954 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। जनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जनेवा समझौता कब हुआ था, तो आप लोग उसका उत्तर देंगे कि
1954 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि किन दो देशों के बीच हुआ था, तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। और किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार बाबू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी परेशानी के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब 5 नंबर का प्रश्न कि होआ आंदोलन की चर्चा करें। जो होआ आंदोलन हुआ था, मैं अभी ऑब्जेक्टिव में कराया, इसके क्या करना है? आंदोलन का चर्चा करना है। तो लिखिएगा आप लोग इस तरह से कि होआ आंदोलन का उद्देश्य उपनिवेशवाद का विरोध करना था। जो वहाँ का उपनिवेशवाद था ना, उसका विरोध करना था। होआ एक बुद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। क्या था ये? एक बुद्धिस्ट धार्मिक समझिए, धर्म से रिलेटेड। ठीक है, धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। होआ आंदोलन के नेता हुइन फूसो था, जो क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। ठीक है, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। और इसमें स्टूडेंट क्या शामिल था? आत्मदाह तक भी शामिल था। तो आप लोग समझ गए। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर बनेगा तो बनेगा कि होआ आंदोलन का नेतृत्व कौन करता था, यानी कि उसका नेता कौन था। तो क्या लिखिएगा आप लोग? हुइन फूसो। क्या लिखिएगा? हुइन फूसो, ये लिखना है। और आपको ये याद रखना है कि होआ आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो बुद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? बुद्धिस्ट धार्मिक और क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है, जो कब शुरू हुआ था? तो 1939 में शुरू हुआ था। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों का जितने भी ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान को भरने वाला और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये समाप्त होता है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी के जो ये प्रश्न है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सब जो है, चलिए देखिए आप, ये सब जो है ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये मैं पार्ट 2 में करवा दूंगा। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके सभी के सभी वीडियोस आते रहते हैं मेरे इस चैनल पर। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 2 आप लोगों को मैं कल प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।